बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए भारत रक्षा मंच का कार्य, इस विषय पर श्री प्रशांत कोतवाल जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय समझ लेते हैं। आप भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आप मुंबई, महाराष्ट्र से हैं। भारत रक्षा मंच पिछले 14 वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या और उस पर उपाय, इसके लिए अविरत कार्य कर रही है। मैं श्री प्रशांत जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। सर्वप्रथम भारत माता और छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करता हूँ और परम पूजनीय आठवले गुरु जी को चरण स्पर्श, यहाँ उपस्थित सभी संतों को और सभी हिंदुनिष्ठ मेरे बंधु और भगिनियों, आप सभी को वंदन। कदाचित समय का थोड़ा सा अभाव हो ही गया है तो थोड़ा जल्दी करता हूँ। समस्या बहुत बड़ी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ लगने में बहुत सामान्य समस्या, किंतु इससे भारत का जनसंख्यिकी असंतुलन करवाया गया। और इसको अगर एक शब्द आजकल सभी को जिहाद जैसे शब्द लगाते हैं तो ये जनसंख्या जिहाद है। इसके ऊपर कार्य हमारा शुरू हुआ भोपाल से। माननीय सूर्यकांत जी केलकर द्वारा इस कार्य को हाथ में लिया गया 27 जून 2010 को। अब 14 वर्ष पूर्ण होने में है। और इसके पीछे का कारण ये था कि ये समस्या कोई नई समस्या नहीं थी। ये जो समस्या थी वो जब बांग्लादेश बना नहीं था, जब भारत अंग्रेज़ों के आधिपत्य में था और अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का विभाजन किया और पूर्व बंगाल, ये धर्म आधारित विभाजन जब हुआ, तब से ये समस्या चल रही है। और पूर्व बंगाल से आकर के मुसलमान आसाम में बसता गया। आसाम में बसता गया मतलब जबरन वहाँ के जनजातियों की ज़मीनों पर कब्जा करना, वहाँ के जनजातियों के महिलाओं पे कब्जा करना, ऐसे सारे काम चले। आप लोगों को शायद ज्ञात भी होगा कि आसाम में जो एक आंदोलन चला, बोडों का आंदोलन, उसमें नारा लगा है कि वो आंदोलन क्यों चला, तो जल, जमीन, जंगल और जोरू, इन 4 बातों के लिए चला है आंदोलन। और मातृसत्ता वहाँ पे सारी व्यवस्था होने के कारण आया हुआ मुसलमान वहाँ की हमारी जनजातियों की बेटियों से, बहनों से विवाह करके उनके घरों में बसता गया। और था तो मुसलमान। फिर बच्चे वगैरह होने के बाद तलाक तलाक तलाक, और महिला गई दूर और ये बसा वहाँ पे। इस प्रकार से जंगलों पे कब्जा करते गए। असंतोष बढ़ता रहा। 1971 में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने के बाद भी कई समझौते हुए थे। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, इनके बीच कई समझौते हुए। उसमें से एक विचित्र समझौता, जो कांग्रेस की आदत रही कि ज़मीन लुटाओ देश की, उसके अनुसार ही एक समझौता हुआ, जो हमने अभी देखा कि हमारे 110 गांव गए बांग्लादेश को और उनके 51 गांव हमें आए। उसमें भी हमने ज़मीन लुटाई। वैसे एक विचित्र समझौता करके बैठी थी इंदिरा जी। शेख मुजीब ने कहा कि 25 मार्च 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा मुक्ति बाहिनी द्वारा की गई। इसलिए बांग्लादेश बना 25 मार्च 71 को। अतः उसके पहले जो भी वहाँ से आया हुआ व्यक्ति है बांग्लादेशी, उसको बांग्लादेश स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद में जो भारत में आए उनको भेज दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। खैर ये हुआ कभी नहीं। 1971 में भी नहीं हुआ और आज 2024 में भी नहीं हो रहा। और ये एक बढ़ती हुई समस्या जो थी, इसके कारण आसाम में अशांति, बंगाल में अशांति, त्रिपुरा में अशांति, सारे पूर्वोत्तर राज्यों में भयंकर अशांति फैली हुई थी। देश के ऊपर आया हुआ ये संकट था, जिसके बारे में कुछ बातें ऐसी हुई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ आंदोलन वगैरह हुए थे पहले, किंतु कोई भी संगठन इस विषय को लेके समर्पक रूप से और पूरे समर्पण से इस मुद्दे को लेकर के काम करने के लिए तैयार नहीं था, या उनके पास अन्य काम थे। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के 27 जून 2010 से
ये काम हमने शुरू किया। और जैसे काम शुरू किया तो ये बात ध्यान में आई कि भारत के अन्य राज्यों के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो इसलिए आवश्यक है कि आसाम में 1951 में 3% मुसलमान था। आज कितना होगा? कोई अंदाज़ा लगा सकता है आज मुसलमान कितने हैं आसाम में? हाँ, 35 से 40% मुसलमान हो चुका है। हो सकता है जी 41 पॉइंट भी होगा कुछ। कहाँ से बढ़ा? यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वगैरह में अगर व्यवस्थित ज्ञान रखता होगा तो क्या वो गणित लगा सकता है कि इतनी संख्या कैसे बढ़ सकती है? इसका स्पष्ट कारण ये था कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, और बांग्लादेश से होने वाली जो घुसपैठ है वो 2 प्रकार के लोगों की घुसपैठ होती है भारत में। एक है वहाँ से आने वाला गैर मुसलमान अर्थात मुख्यतः हिंदू। वो क्यों आ रहा है वहाँ से? उसके आने का एक ही कारण है कि वो अपनी जान, अपने परिवार की जान और अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पलायन करता है। क्योंकि इसी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि जब हिंदुओं पे हमले होते थे, हो ही रहे, कुछ एक विषय में उन्होंने कहा था कि हमें रंज है कि हिंदुओं पे यहाँ पे हमले हो रहे, लेकिन मैं इन हिंदुओं से ये पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश जब इस्लामी राष्ट्र घोषित हो चुका है तो ये हिंदू हिंदू क्यों बने, इस्लाम क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बात है एक पूर्व प्रधानमंत्री की। भारत में तो कोई ये कहने की हिम्मत करेगा हिंदू क्यों नहीं बनते? कोई राजनीतिक नेता नहीं करेगा। जिस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की ये हिम्मत बनती है उस देश में सामान्य हिंदू की क्या स्थिति रहेगी, इसका हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। जहाँ अत्याचार होते हैं वहाँ पलायन किया, कोई पलायन किया, ये काल्पनिक कथा हो सकती अगर भारत में ये स्थिति नहीं होती। किंतु मेरे पहले के कई वक्ताओं ने विशेषतः कश्मीर के पलायन के बारे में, चौधरी जी ने कहा हम सबको पता है केवल कश्मीर नहीं हर जगह से ये पलायन हो रहा है। और इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हमने तय किया कि नहीं बस हो गया, अब इन बांग्लादेशियों घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, इनकी अवैध रूप से प्राप्त की हुई नागरिकता जो है इसे समाप्त करना चाहिए और इन्हें इनके देश वापस भेजना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? कई लोगों ने कई बातें बताई, किंतु इसके लिए एक ही समझदारी का उपाय लग रहा था कि आप पहचान कैसे करेंगे हम बांग्लादेशी घुसपैठिए की। तो उसके लिए एक ही समझदारी का उपाय लग रहा था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC की प्रक्रिया जो 1951 में आसाम में हो चुकी थी, जिसको नेहरू जी के वोट बैंक के वगैरह चलते उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। और क्योंकि कांग्रेस का मानना स्पष्ट था कि जब तक आसाम में अली और कुली है कांग्रेस की सत्ता अबाधित है, तो इस अबाधित सत्ता को रखने के चक्कर में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती रही। ये जो जनसंख्या बढ़ी इसको NRC द्वारा व्यवस्थित रूप से इनकी पहचान कराई जाए। असम गण परिषद इसके पीछे लगा हुआ था। 2011 में भारत रक्षा मंच भी इसमें जुड़ गया असम गण परिषद के साथ। और मुख्य पहले मुद्दा हमने उठाया था असम का। 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि NRC अपडेशन किया जाए। ये निर्णय भी कोई बहुत सूझबूझ वाली या कोई हमारे किसी का अपमान नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किंतु वास्तविकता जो हुई है ये बता रहा हूँ कि वहाँ बैठे हुए हमारे न्यायाधीशों ने इसलिए नहीं दिया है कि उन्हें बड़ी चिंता थी देश की, इसलिए दिया कि सन 2012 में वहाँ पे बोडो बांग्लादेशी संघर्ष हुआ आसाम में, जिससे सरकार भी हिल गई थी और न्यायपालिका भी हिल गई थी। और इसलिए बोडों को शांत करने के लिए ये निर्णय दिया गया कि NRC की प्रक्रिया हो, जो प्रक्रिया ठीक तरह से हुई नहीं। शुरुआत ही नहीं हुई। फिर जैसे तैसे करके 2013 में इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई। और उस समय जो भी IAS अधिकारी वहाँ की तत्कालीन सरकार के द्वारा दिए गए, उन्होंने धांधली जैसे करते थे वैसे शुरू की। उसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं हम। किंतु 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली तो हमने फिर के सरकार पे दबाव डाला और वहाँ राज्य में भी बदलने के बाद वहाँ 240 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग हुई। और जो NRC की प्रक्रिया वहाँ पे हुई उसमें
लगभग 19.5 लाख घुसपैठिए, 3.5 करोड़ एप्लीकेशन आए, उसमें से 19.5 लाख घुसपैठिए चिन्हित किए गए। वो वापस भेजे नहीं गए क्योंकि उसके बाद 2020 में कोरोना वगैरह ये सारा शुरू हुआ मामला, तो वापस भेजे नहीं गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो मुसलमान अब यहाँ वहाँ से आता है, वो तो किसी धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं आ रहा, वो योजनाबद्ध पद्धति से भारत में भेजा जाता है। यहाँ पे आने के बाद उनकी सारी व्यवस्थाएं बॉर्डर के इलाकों में जो भी मदरसे मस्जिदें अवैध रूप से बनी हुई है वहाँ पे होती है, वहाँ उनके राशन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, और इसका सारा कंट्रोल जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद से हो रहा है कि बाद में किस प्रकार के कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा। हर शहर में सब्जी फल वगैरह बेचने वाला स्पीकर लगा के बेच रहा है, पहले चिल्ला के बेचता था, ये स्पीकर लगा के बेचने वाला जो है ना, वो मुंह खोलेगा तो पकड़ा जाएगा कि ये बांग्लादेशी है, इसलिए स्पीकर लगा रहा है। यहाँ का व्यक्ति उसको स्पीकर लगाने की आवश्यकता नहीं, वो बोर्ड रखता है इसका रेट इतना। भारतीय व्यक्ति होगा तो जैसे भी जहाँ से भी होगा वो अपनी शैली में बोल देगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसे डर है कि वो बांग्लादेशी है, वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो बोलना नहीं चाहता। और बांग्लादेशियों की संख्या, अनुमानित संख्या आज देश में 8 से 10 करोड़ है, अवैध रूप से घुसपैठ करके बैठे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। राजस्थान की जनसंख्या 6.5 करोड़ है। 8 करोड़ लोग, इसका अर्थ जरा समझिए कि बिना युद्ध किए, बिना किसी रक्त की एक बूंद नीचे गिरे ज़मीन पे, आपके एक राज्य जितनी भूमि बांग्लादेश जीत चुका है। और ये काम कहाँ कर रहे हैं, इनको कौन यहाँ पे आश्रय दे रहा है? तो हिंदू इनको आश्रय दे रहा है। 3,000 की बजाय 2,500 रुपये लेकर के बाई घर में काम करने के मिल रही है, इसलिए मुंबई दिल्ली हर जगह पे उन्हें रखा जा रहा है काम पे। दोनों पति पत्नी बाहर काम से जा रहे हैं, घर पे बच्चे हैं। एक मुसलमान औरत घर पे रखी हुई है, आपके बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? बच्चे उस महिला के हवाले करके जा रहे हैं बांग्लादेशी के, क्या संस्कार मिलेंगे? शून्य। या तो आपके बच्चे मुसलमान बन जाएंगे। किंतु हिंदू को इस बात का विचार ही नहीं। और बड़े बड़े शहरों में ये बातें जो है वो बहुत छोटी लगती है लोगों को, लेकिन यही छोटी छोटी जो बातें लगती है ना लोगों को, इसी से कहीं दिल्ली के डॉक्टर नारंग जैसे किसी की हत्या की जाती है। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, एक डेंटिस्ट था, अपने बच्चे के साथ 5-6 साल का बेटा था, उसके साथ घर के गैलरी में क्रिकेट खेल रहा था प्लास्टिक की गेंद से। वो गेंद गिरी, नीचे से 2 लड़के जा रहे थे स्कूटर पे, उनके ऊपर गिरी होगी गेंद, प्लास्टिक की गेंद थी। गाली गलौज शुरू किया उन्होंने। बेचारा डॉक्टर बड़ा सज्जन व्यक्ति, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। वो वहाँ से गाली गलौज करते हुए गए। 10-15 मिनट में और 7-8 लड़कों को ले आए, हॉकी स्टिक और रॉड लेकर के उस डॉक्टर को खींच लिया, घर से बाहर घसीटते हुए ले गए और पीट पीट कर उसकी जान ले ली, मार दिया उसको, हत्या कर दी। हिंदू मोहल्ला, सभी उच्च शिक्षित हिंदू क्या कर रहे थे? बहुत से बहुत, अरे भाई साहब जाने दीजिए। अरे कैसे नपुंसक है हमारे हिंदू। आपके 100 घर है यार, एक एक लाठी लेके बाहर निकलते, पीटते, बहुत हो जाता, केवल लाठी लेके निकलते, लेकिन ये हिम्मत नहीं रही है क्योंकि हमारे पास आज एक लाठी भी नहीं है। ये स्थिति है हिंदू की। हिंदू को आज आवश्यकता है आत्मविश्वास हिंदू का जगाने की। और भारत रक्षा मंच केवल इस बांग्लादेशी समस्या के लिए ही नहीं खड़ा, किंतु इससे आने वाला जो संकट है, जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ने से हमारा लोकतंत्र जो है वही हमारा शत्रु है। लोकतांत्रिक मार्ग से यहाँ सत्ता परिवर्तन करने में मुसलमान बिल्कुल सक्षमता की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। 2011 का जो सेंसस था उसमें ये आंकड़े हैं कि 0 से 6 के बीच में 30% जनसंख्या मुसलमानों की है। 2011 में थोड़ा 18 मिला लीजिए, कितना आता है? 2029 है कि नहीं चुनाव? 2029 में फिर 30% नए मुसलमान वोटर हमारे तरफ खड़े हैं। क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, बड़ी आसानी से होगा।
और जिस दिन मुसलमानों की सत्ता आएगी ना, या उनके 50 से 60 सांसद भी आते हैं ना, तो आपका जो आज जो वो संविधान के लिए चिल्ला रहे हैं, वो संविधान की बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान को कुरान के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक को मानना या उसके लिए हराम है, इसलिए आपके संविधान को लताड़ देगा। लेकिन हमारी तब अवस्था क्या होगी, इसका विचार करना होगा। इसलिए इस समस्या के लिए कुछ उपाय है, और वो उपाय जो है, इसलिए बहुत काम तो बाकी है। ये इतने सरल उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी उपाय है उसके लिए जन दबाव की आवश्यकता है। उपाय उसके ये है, एक तो CAA की आवश्यकता थी। CAA कानून तो हो गया, लेकिन उसको व्यवस्थित अभी तक लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। इस बात की चिंता करनी होगी। NRC करनी होगी, और पूरे देश भर में और एक साथ होनी होगी, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान की जाए। जो आसाम में किया है उसी तरह यहाँ पे की जाए, और जितने भी घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनको उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाए और उनको इस देश से बाहर भगा दिया जाए, उनके देश भेजा जाए। काम सीधा नहीं है, बांग्लादेश मानता नहीं है। हमारे यहाँ पे भी बड़ी समस्याएं होने वाली है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी उन्हीं के ऊपर आज बहुत से अवलंबित है। इसलिए करना ये होगा कि उन्हें वर्क परमिट दिया जाए 2 साल के लिए। वो लिख करके देगा कि वो कहाँ से आया है, तब वो लिखेगा कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ। आज हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, वो तो हम कहते हैं घुसपैठिया है, कहाँ से आया है इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। साथ ही साथ कल जैसे चर्चाओं में आया था, एक और मुद्दा जो है वो भारत रक्षा मंच लेकर के खड़ा है, क्योंकि ये सारा संभव तभी होगा जब हिंदू समाज व्यवस्थित रूप से एकत्रित होगा, और हिंदू समाज सशक्त तब होगा जब मठ मंदिरों का उसके अंदर योगदान रहेगा। आज मठ मंदिरों की स्थिति ये है कि एंडोमेंट्स एक्ट के अंतर्गत उनको सरकारी नियंत्रण में रखा गया है। हिंदू का पैसा मुसलमानों को, ईसाई को जा रहा है। मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, और इसलिए आप लोगों को पता होगा एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, तो उनके माध्यम से अभी इस विषय को हमने उठाया भी है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड को निरस्त करना ये बड़ी आवश्यकता है। ये लैंड जिहाद चल रहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और इसमें जन दबाव और न्यायपालिका इनके माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डाल के कुछ नए कानून पारित करवाने होंगे, और हिंदू समाज को मुखर होना होगा, प्रतिक्रियाशील होना होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक हिंदू समाज का आगे कहीं हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो है वो साकार करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।